सरकार की ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी। 274 भारतीय नागरिकों को लेकर चौथी उड़ान तेल अवीव से पहुंची नई दिल्ली। स्वदेश पहुंचे नागरिकों ने सरकार के प्रति जताया आभार। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में 3200 से ज्यादा की मौत। इजरायली सेना ने सीरिया के अलेप्पो एयरपोर्ट पर की बमबारी। लेबनान में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर भी किया हमला। वहीं गाजा में जारी हमलों के कारण लोगों में खौफ कर रहे हैं, इस वजह से पलायन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से वियतनाम और सिंगापुर के 6 दिवसीय दौरे पर। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री का द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर रहेगा जोर। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है नमन। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित कई गणमान्य लोगों ने शिक्षा और नवोन्मेष के लिए डॉक्टर कलाम के अभूतपूर्व योगदान को किया याद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सड़क हादसा। कंटेनर से टकराई तेज रफ्तार मिनी बस। हादसे में 12 लोगों की मौत, 23 यात्री जख्मी। प्रधानमंत्री ने जताया शोक। खेल की खबरों में आईसीसी वनडे विश्व कप में आज खेले जाने वाले मैच में इंग्लैंड की अफगानिस्तान से होगी भिड़ंत। कल खेले गए भारत पाकिस्तान के बीच मैच में पाकिस्तान को मिली 7 विकेट से करारी शिकस्त। शारदीय नवरात्र का पहला दिन आज। पहले दिन मां शैलपुत्री की जा रही है पूजा अर्चना। मंदिरों में सुबह से ही लगा है भक्त जनों का तांता। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने दी नवरात्र की शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बद। जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। और सबसे पहले बात ऑपरेशन अजय की, जिसके तहत इजराइल से भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी है। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से 274 भारतीय नागरिकों को लेकर चौथी उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पहुंची। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने इजराइल से लौटे भारतीयों की अगवानी की। वीके सिंह ने प्रत्येक भारतीय नागरिक को तिरंगा देकर उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि इजराइल में रह रहे भारतीय लोगों को वापस स्वदेश लाने का अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सही समय पर सही निर्णय लेने की वजह से हम नागरिकों को स्वदेश ला रहे हैं। मिशन अजय के अंतर्गत चौथी फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है और तकरीबन 270 से अधिक पैसेंजर्स को लेकर वापस आई है भारत। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस मिशन को? चूंकि 3 फ्लाइट्स आ चुकी हैं, चौथी भी आ चुकी है और आगे भी प्लान है। लोगों से प्रतिक्रिया अच्छी मिल रही है, क्योंकि एक तो यूनिवर्सिटीज बंद हैं, कुछ अभी हो नहीं रहा है, और जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, काफी लोग हैं जो कि वापस आना चाहते हैं। तो भारत सरकार ने उनको सबको लाने के लिए एक पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है उसके लिए है। अभी स्पाइस जेट की फ्लाइट आ रही है, यही वापस जाएगी शाम को। फिर जो बाकी लोग हैं, जैसे जैसे लोग बाग आते हैं जो अपने को रजिस्टर कर रहे हैं एम्बेसी में, उनको लेकर आ रहे हैं। सर, हमने पिछले भी कई फ्लाइट्स में जो लोग आए थे उनसे बात की, उन्होंने कहा कि बड़ा टाइमली है। तो चूंकि आप भी इस बारे में जानते हैं कि क्या परिस्थिति वहां पर खड़ी है लोगों के लिए और कितना खतरा है उसके बीच में। नहीं, मैं तो कहूंगा कि मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने समझा कि टाइमली क्या चीज होती है। नहीं तो आमतौर पर जब भी हमने मिशंस किए हैं वो तब देर हो जाती है, उसके अंदर लोग बाग निकलते नहीं है, लोग बाग आना नहीं चाहते। जब हम लोग कहते हैं भाई अभी आप रजिस्टर करिए और चलिए, तब कोई नहीं करता। यहाँ पर मैंने देखा कि रजिस्ट्रेशन भी जल्दी हुआ है और जो लोग आना चाहते हैं, खासकर आपने देखा होगा शुरू की जो फ्लाइट है उसमें बच्चे काफी थे, क्योंकि चीजों के लिए थोड़ी तकलीफ लोग बाग सोचते हैं होगी, तो इसलिए लोग बाग आ गए हैं।
सर, आपने तो कई इवैक्यूएशन मिशंस को खुद भी मॉनिटर किया है, किस तरीके से देखते हैं जो भारत का पेस है कि अब इवैक्यूएशन मिशंस बड़े सीमलेस होते हैं? हमने ऑपरेशन गंगा भी देखा, आपको भी देखा था, आप एक बॉर्डर पे मौजूद थे। एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा संदेश जनता को दिया है कि अगर आप दुनिया में कहीं भी फंस जाएंगे तो भारत सरकार आपके बचाव में आपको लेकर आएगी। और जितनी भी चीज आप देखते जाइए, यमन देखिए, आप इराक देखिए, आप लीबिया देखिए, कुछ भी, तो यूक्रेन देख लीजिए, कोविड के दौरान देख लीजिए, जहां पर भी जरूरत पड़ती है सरकार पूरे तरीके से, और अब ये सब चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। हमारे विदेश मंत्रालय में भी, हमारे नागरिक विमानन मंत्रालय में भी ये चीजें सब स्ट्रीमलाइंड हैं, और मैं तो कहूंगा पत्रकारों के लिए भी स्ट्रीमलाइंड है ताकि आपको पता है कि किस तरीके से आ रहे हैं, कहां पर आ रहे हैं, पहले नहीं पता चलता था। तो ये अभी अच्छे नियोजित तरीके से सब काम हो रहे हैं, और ये एक ही कारण है इसका, प्रधानमंत्री जी की सोच और समय पर निर्णय देना। स्वदेश लौटे भारतीय नागरिकों ने सरकार के प्रयासों की सराहना की और आभार जताया। ऑपरेशन अजय के अंतर्गत जो चौथी फ्लाइट है 274 लोगों के साथ दिल्ली पहुंच चुकी है। यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो लोग मौजूद हैं जो इजराइल से वापस भारत आ चुके हैं। ऑपरेशन अजय के अंतर्गत हम कुछ लोगों से यहां पर बात करेंगे और जानेंगे उनके कैसे अनुभव रहे हैं और किस तरीके से वो यहां पर पहुंच पाए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सिचुएशन क्या रही और किस तरीके से एम्बेसी ने आपको कॉन्टेक्ट किया है, क्या कहेंगे ऑपरेशन अजय? सिचुएशन वहाँ पर खराब है ही, जैसे हम जानते हैं, और एम्बेसी ने काफ़ी हमारे स्टूडेंट ग्रुप से लेके जो एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव थे वो हमारे पास आए, और हम स्टूडेंट यूनियन भी जो ग्रुप था तो उनसे हम लोग की लिस्ट लेके इवैक्यूएशन हुआ पॉसिबल, एंड वी वुड लाइक टू थैंक द इंडियन गवर्नमेंट। ये बहुत अच्छा इवैक्यूएशन प्रोग्राम था जिन्होंने, उसमें बच्चों को आके, पहले तो एम्बेसी सबसे अच्छे से वहाँ पे यूनिवर्सिटी आई है, हमसे कांटेक्ट किया, उन्होंने पूछा तुम्हें इवैक्यूएट किया जाना चाहिए, इफ यू वांट टू बी इवैक्यूएटेड तो विल डू दिस प्रोग्राम, एंड उन्होंने अच्छे से प्रोग्राम किया, एंड विद इन 2 days उन्होंने हमें बराबर से इवैक्यूएट किया, वहाँ से बराबर कॉन्टैक्ट आया, मैसेज आया, एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड। It's a really great operation for us, and I will really like to thank government of India. Okay, because actually yes, people were saying yes, Tel Aviv is a bit safe, but actually not, because yesterday we heard a lot of sirens, and even when we were at airport, वहाँ पे भी हमने siren सुना. Okay, and हाँ, missiles आ रही थी continuously, so no one knows कि future में क्या होने वाला है. So thank you so much. Finally we are here. Around, I believe, 250 plus passengers were there in this flight, and all the arrangements were done were pretty good, and honestly Indian Embassy done a fantastic job there. सेफ्टी को देखते हुए भारत सरकार ने इवैक्यूएशन किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी जैसे कि वार टाइम हो सकता है और एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, तो इवैक्यूएशन एक अच्छा डिसीजन था। बहुत बढ़िया इन्होंने इंतजाम किया है और बड़ी सेफली लेके आए हैं ये लोग, सब चीज उन्होंने बड़ी अच्छी प्रोवाइड करी है उन्होंने हमारे लिए, एंड वी केम सेफली। बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी है तो मुमकिन है। और वहीं इजराइल का हमास के खिलाफ जो जंग का काम है वो जारी है। इजरायली रक्षा बल गाजा और वेस्ट बैंक में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में इजराइल के हमले में 2200 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, जिसमें 1/4 बच्चे हैं, जबकि लगभग 10,000 लोग घायल हुए। वहीं दूसरी ओर इजराइल में हमास के हमले में मरने वालों की संख्या करीब 1300 पहुंच गई और घायलों की संख्या 2800 दर्ज की गई। इजराइल ने गाजा के उत्तरी इलाके में रहने वाले करीब 11 लाख लोगों को 24 घंटे के भीतर
जगह खाली करने के लिए कहा था। अब इजराइल की सेना ने हमास पर नागरिकों को उत्तरी गाजा छोड़ने से रोकने का आरोप लगाया। इसी बीच कनाडा ने अपने नागरिकों से गाजा खाली करने के लिए कहा। हमास के हमले में अब तक कनाडा के 4 नागरिकों की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर वॉशिंगटन डीसी में LGBTQ अधिकार समूह के रात्रि भोज में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने हमास के साथ इजराइल के युद्ध के बीच यहूदी विरोधी भावना और इस्लामोफोबिया की निंदा की। कार्यक्रम में बाइडेन ने पिछले हफ्ते इजरायली क्षेत्र पर हमास द्वारा किए गए हमले को नफरत की अभिव्यक्ति के रूप में संदर्भित किया, जिसे 29 अमेरिकियों की भी जान चली गई। राष्ट्रपति ने फिलिस्तीनी मौतों पर भी शोक जताया और कहा कि कई निर्दोष फिलिस्तीनी परिवारों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन संयुक्त अरब अमीरात की संक्षिप्त यात्रा के बाद सऊदी अरब लौट आए। एंटनी ब्लिंकन ने अबुधाबी में UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की, जिसका उद्देश्य इजराइल हमास संघर्ष को बढ़ने से रोकना था। ब्लिंकन ने अपने चीनी समकक्ष के साथ भी फोन पर बातचीत की और संघर्ष को बड़े युद्ध में बदलने से रोकने के लिए चीन से सहयोग मांगा। इजरायली सेना ने सीरिया के अलेप्पो एयरपोर्ट और लेबनान में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया। वहीं गाजा में जारी इजरायली हमलों के कारण लोगों में खौफ है, जिसके कारण वे दूसरी जगहों पर पलायन कर रहे हैं। इस पर संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के अवर महासचिव और आपातकालीन राहत समन्वयक मार्टिन ग्रिफ्ट्स ने उत्तरी गाजा से लोगों को खाली कराने की इजराइल की मांग की निंदा की है। वहीं इजराइल और गाजा सीमा पर हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने हालात का जायजा लिया। मैं इस वक्त इजराइल गाजा बॉर्डर के बहुत नजदीक खड़ा हूं। वो जो मेरे पीछे आप पहाड़ी देख रहे हैं, कुछ ही किलोमीटर यहां से है, उस पहाड़ी के परे गाजा पट्टी है। आप देख सकते हैं कि इजरायली फौज ने यहां टैंक एकत्रित, बड़ी संख्या में टैंक एकत्रित शुरू कर दिए हैं। इंडिकेशंस ये हैं कि इजराइल अब गाजा पट्टी में ग्राउंड मिलिट्री असॉल्ट की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये चल रहे युद्ध का रुख कंप्लीटली बिल्कुल बदल जाएगा। इस्राएल ने यह कॉल दी है कि उत्तर में रह रहे जो फलस्तीनी हैं गाजा में, वो साउथ या दक्षिण की तरफ मूव करें। वहीं यूएन ने इस्राएल को कहा है कि आप अगर ऐसी डिस्प्लेसमेंट अफेक्ट करते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भयानक होंगे, डेवस्टेटिंग होंगे। और जो मुल्क हैं वो भी इस्राएल को रिस्ट्रेंट शो करने के लिए या एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। पर देखना यह होगा कि क्या इस्राएल इस बात को मानता है या क्या इस्राएल इस ग्राउंड मिलिट्री एक्शन को अफेक्ट करता है। जो उनके जहन में इस वक्त बात होगी कि क्या हमास अगर वो मिलिट्री एक्शन करते हैं, ग्राउंड मिलिट्री असॉल्ट करते हैं, तो क्या हमास ने जो धमकी दी है कि उनके पास जो इजरायली सिविलियंस और सोल्जर्स, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं, उनको एक एक करके मारना शुरू कर देंगे। तो शायद इसी कश्मकश में इजराइल अभी ये मिलिट्री स्ट्रेंथ अपनी डिस्प्ले कर रहा है। पर अगर इस एक्शन को अफेक्ट किया जाता है तो युद्ध का रुख एकदम बदल जाएगा। कैमरामैन सत्य प्रकाश दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, इजराइल गाजा बॉर्डर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आज से वियतनाम और सिंगापुर के 6 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। अपनी यात्रा के पहले चरण में जयशंकर कई क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा करने और सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए 15 से 18 अक्टूबर तक वियतनाम का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और वियतनाम एक मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदार है। वियतनाम हमारी एक्ट ईस्ट नीति का एक प्रमुख सदस्य है। विदेश मंत्री की यात्रा कई क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा करने और द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगी। जयशंकर वियतनाम के विदेश मंत्री बुई थान सोन के साथ आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 18वीं बैठक की सह अध्यक्षता भी करेंगे। वे भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलेंगे और वो हो ची मिन शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री सिंगापुर पहुंचेंगे। यहां वह सिंगापुर के समकक्ष और देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। वे भारतीय मिशन प्रमुखों के क्षेत्रीय सम्मेलन की भी
अध्यक्षता करने वाले हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब खबरों के कारवां को बढ़ाते हैं आगे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से 144, छत्तीसगढ़ में 30, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 55 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन और वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के राव विधानसभा सीट से जीतू पटवारी को मैदान में उतारा गया है। खबर महाराष्ट्र से, जहां के छत्रपति संभाजीनगर में शनिवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 12 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 23 लोग घायल हो गए। यह हादसा रात 1 बजे करीब समृद्धि एक्सप्रेसवे पर हुआ, जिसमें टेम्पो ट्रैवलर और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। स्थानीय पुलिस के मुताबिक टेम्पो ट्रैवलर में 35 यात्री सवार थे। दुर्घटना मुंबई से लगभग 350 किलोमीटर दूर स्थित संभाजी नगर जिले में समृद्धि एक्सप्रेसवे के वैजापुर इलाके में हुई। जानकारी के मुताबिक मृतकों में 5 पुरुष, 6 महिलाएं और एक नाबालिग बच्ची शामिल है। सभी घायल लोगों को संभाजी नगर के घाटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने कहा कि टेम्पो ट्रैवलर ने नियंत्रण को खो दिया है, जिसकी वजह से पीछे की ओर से ट्रक से टक्कर हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए कहा कि हर मृतक के परिजनों को प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए भी दिए जाएंगे। आज भारत सहित दुनिया भर में विश्व छात्र दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर कलाम के जीवन और कार्य की स्मृति में 2010 में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में इसे घोषित किया गया था। डॉक्टर कलाम की शिक्षण में भूमिका और उनकी प्रतिबद्धता को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। उन्हें पढ़ाने का इतना शौक था कि भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पद छोड़ने के अगले ही दिन वो शिक्षण में लौट आए। डॉक्टर कलाम का मानना था कि शिक्षक की भूमिका चरित्र, मानवीय गुणों का निर्माण, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना और नवोन्मेषी और रचनात्मक होने का आत्मविश्वास पैदा करना होना चाहिए, जो उन्हें भविष्य में प्रतिस्पर्धी होने में मदद करेगा। देश विदेश में डॉक्टर कलाम को एकेडमिक्स, लेखक, वैज्ञानिक तौर पर अन्य क्षेत्रों में अमूल्य योगदान के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रधानमंत्री ने लिखा कि अपने विनम्र व्यवहार और विशिष्ट वैज्ञानिक प्रतिभा को लेकर जन जन के चहेते रहे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान को सदैव श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाएगा। और अब आज शारदीय नवरात्र से जुड़ी हुई तो आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। गौरतलब है कि नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को समर्पित किया गया है और वहीं पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है। मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना की जाएगी। मां शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ उनका जन्म हुआ, इस वजह से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शारदीय नवरात्र का आज प्रथम दिन। आज मां दुर्गा के शैलपुत्री रूप की आराधना की जाती है। दिल्ली स्थित छन्नेवालान मंदिर में भी सुबह से भक्तजनों का
तांता लगा हुआ है, जिसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है और आज मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है और सुबह से ही मां झंडे वाली मंदिर में 4 बजे से तकरीबन लोग यहां पर आ रहे हैं अपनी आस्था लेकर के, अपनी भक्ति लेकर के, और दूर दूर से चलकर यहां पर लोग आते हैं। काफ़ी मान्यता इस मंदिर की है और इस मंदिर को भी आप खूबसूरती को देखें तो इसको पीकॉक यानी कि मोर के रंगों में रंगा हुआ है और चारों तरफ यहाँ पर जो छटा है वो भी देखने को मिलती है। तो जयकारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं माता के, इसके साथ साथ यहाँ पर जागरण की है, यहाँ पर सप्त चंडी जो पाठ है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। नवदुर्गा की आराधना यहाँ पर का सिलसिला जो है वो जारी है। सर्वप्रथम माँ का गंगा स्नान किया जाता है, गंगा जल से उनका स्नान किया जाता है और उनको वस्त्रों से अलंकृत किया जाता है, गंध अक्षत्र पुष्पमालाओं से भी उनको अलंकृत किया जाता है और उनको नैवेद्य अर्पण किया जाता है। और तब भगवान से प्रार्थना करते हैं, माँ झंडे वालन से प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे झंडे वाले मंदिर में जो भगवान झंडे वालन के दर्शन करने आ रहे हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो। जो श्रद्धालु हैं उनमें भी काफ़ी जोश है, काफ़ी उमंग उनके अंदर देखने को मिल रही है और काफ़ी आस्था उन लोगों के अंदर है, काफ़ी मन्नतें जो हैं वो लोग यहाँ पर मांग रहे हैं। हम सुबह 5 बजे से यहाँ पर लाइन में लगे हुए थे और अब हमें माता रानी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतना खूबसूरत और अद्भुत नज़ारा है। मैं गाजियाबाद से आया, सुबह 4 बजे से जग के अभी माता जी का दर्शन हुआ, तो भगवान के प्रति, माता रानी के प्रति बहुत आस्था है। जो कुछ दिया है सब माता ने ही दिया है और कभी भी कोई परेशानी आई है तो ऐसा लगता है हाथ हमेशा सर पे रहता है। मेरे को 15 साल हो गए हैं आते हुए। माता रानी की हर दया मेरे पे कृपा बनी रही है, हमेशा मेरी मनोकामना यहीं से पूरी हुई है। माता रानी सारी मुरादें पूरी करती हैं हमारी। जोत ले जा रही है, फिर इसमें क्या करेंगे? जोत तो घर में हम रखेंगे 9 दिन इनकी, माता रानी की 9 दिन हमारी जोत जलेगी यहाँ से आगे। ये कुछ यहाँ पर नज़ारा है। इसके अलावा भगवान कृष्ण की भी यहाँ पर एक जो चरण हैं उनको यहाँ पर रखा गया है, जिसके वंदन जो है यहाँ पर लोग कर रहे हैं। इसके अलावा नवदुर्गा के जो रूप हैं उनका भी यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई हैं जहाँ पर लोग दर्शन कर रहे हैं। तो ये तमाम जो छटा है वो झंडे वाला मंदिर में देखने को मिल रही है और तमाम सुबह से ही यहाँ पर लगातार जारी है और 9 दिन तक लगातार यही स्थिति रहने वाली है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। 15 अक्टूबर 1932 को भारत की पहली व्यावसायिक फ्लाइट कराची से अहमदाबाद होते हुए मुंबई पहुंची थी। इस फ्लाइट को JRD टाटा उड़ा रहे थे। आज़ादी के बाद भी काफ़ी समय तक देश में नागर विमानन सेवा आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर थी, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री ने आम आदमी के सपने को पूरा करने का संकल्प लिया और आज भारत तेजी से विमानन क्षेत्र में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। 15 अक्टूबर 1932 देश की पहली व्यावसायिक फ्लाइट टाटा एयर सर्विस कराची से अहमदाबाद होते हुए मुंबई के जुहू एयरशिप पहुंची। JRD टाटा देश की पहली व्यावसायिक फ्लाइट उड़ा रहे थे। इसी के साथ देश की पहली विमान सेवा की शुरुआत हुई। JRD टाटा और नेवल विंसेंट ने मिलकर टाटा सन्स लिमिटेड के तले ये विमान सेवा शुरू की थी। लेकिन आजादी के कई दशकों बाद भी भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सेवाएं सीमित रही। आम नागरिक असीमित आकाश में उड़ान भरने से वंचित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम नागरिकों की इस पीड़ा को समझा और नए भारत ने एक नए संकल्प से सिद्धि की ओर कदम बढ़ाया। 21 अक्टूबर 2016 उड़ान योजना की शुरुआत हुई। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत बनाने के साथ क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य टियर 2 और टियर 3 शहरों में उन्नत विमानन बुनियादी ढांचे और हवाई कनेक्टिविटी के साथ आम नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करना था। 2024 तक 9 हेलीपोर्ट्स और 2 वाटर एयरड्रोम के साथ 100 हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा गया। दूर दराज के इलाकों में नए एयरपोर्ट्स और हेलीपैड बनाने का सिलसिला भी शुरू हुआ। अगर आज के संदर्भ में भारत में नागर विमानन की स्थिति पर गौर किया जाए तो अंतर्देशीय यातायात 12 अक्टूबर 2023 को विमानों की कुल आवाजाही 5,907 रही। हवाई अड्डों पर कुल फुटफॉल 8,15,238 रहा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के स्तर पर 116 देशों के साथ हवाई समझौते किए हैं। लगातार प्रयासों के संदर्भ में भारत वर्तमान में 40 से अधिक देशों को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जबकि 100 से अधिक देशों को अप्रत्यक्ष मार्गों से जोड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय यातायात की बात की जाए तो 12 अक्टूबर 2023 को विमानों की कुल आवाजाही 1049 रही। हवाई अड्डों पर कुल फुटफॉल 1,71,866 रहा। उड़ान योजना के तहत अब तक 75 हवाई अड्डे हैं, 493 मार्ग हैं,
11 प्रचालक हैं। 2,23,000 उड़ानें हुई हैं, जिसमें 30 सितंबर 2023 तक 128.62 लाख यात्रियों ने सफर किया है। विमान पत्तन की स्थिति पर गौर किया जाए तो 12 अक्टूबर 2023 तक 131 प्रचालनिक, 29 अंतर्राष्ट्रीय, 10 कस्टम, 92 अंतर्देशीय और 5 जॉइंट वेंचर इंटरनेशनल, जबकि 16 राज्यों और निजी क्षेत्रों से आते हैं। ड्रोन की अगर बात की जाए तो 12 अक्टूबर 2023 तक 11,956 UIN जारी हो चुके हैं। 70 ड्रोन स्कूल हैं। कृषि विकास की दिशा में अप्रत्याशित कदम बढ़ाते हुए कृषि उड़ान योजना की भी शुरुआत की गई। आंकड़ों के मुताबिक 31 मई 2023 तक कृषि उड़ान के तहत 58 हवाई अड्डे हैं। क्षेत्रीय संपर्क योजना का 5.1 शुरू हो चुका है। यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर में उड़ान को और अधिक किफायती बनाने के लिए हवाई किराया सीमा में 25% तक की कमी की गई है। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से अगस्त 2023 के दौरान घरेलू एयरलाइनों में यात्रियों की संख्या बढ़कर 1,190.62 लाख के स्तर पर पहुंच गई, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में एक प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है। उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम या फिर नॉर्थ ईस्ट के इलाके, भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के तहत देश के हर हिस्से में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने का प्रयास लगातार जारी है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। बात अब क्रिकेट की। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। मौजूदा विश्व कप में दोनों टीमों का ये तीसरा मैच रहेगा। पहले मैच में इंग्लैंड को न्यूजीलैंड से हार मिली थी, जबकि दूसरा मैच टीम ने बांग्लादेश को हराया था। अफगानिस्तान को बांग्लादेश और भारत के खिलाफ दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। आईसीसी वनडे विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का जय रथ जारी है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम 22.5 ओवर में ही 191 रन बना पाई और ऑल आउट हुई। वहीं पाकिस्तान द्वारा मिले लक्ष्य को भारत ने 30.3 ओवर में 3 विकेट गंवाकर हासिल किया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने विश्व कप इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जीत का क्रम जारी रखा। गौरतलब है कि विश्व कप के इतिहास में भारत पाकिस्तान से एक भी मैच नहीं हारा। कल खेले गए मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए 86 रन की पारी खेली। बुमराह ने 7 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हाफ मैराथन में हर उम्र के लोग उत्साह के साथ दौड़ते हुए नजर आए। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।